तो फ्रेंड्स स्वागत है। तो आइए करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। बाकी और सब प्रैक्टिस सेट अच्छी से कवर किया गया है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके जरूर देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह वर्जित बताया गया है मनुस्मृति में, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। गौतमी पुत्र सतकर्णी शासक थे सातवाहन वंश के, और सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वह कौन थे? शिमुक थे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? तो अष्टांग योग का भाग नहीं है वह है अनुस्मृति, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। टोपड़ा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो टोपड़ा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये ब्राह्मण पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। इन्होंने सिंचाई का भी टैक्स लगाया, मतलब सिंचाई कर लगाया, जिसमें 1/10 भाग लिया जाता था। इन्होंने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा लड़की की सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी के बारे में क्या है। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक था सिकंदर लोदी। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़े को कसाई को दे दिया मांस को तोलने के लिए। इतना हिंदू विरोधी था। ठीक, इन्होंने मुसलमानों को तजिया निकालने पर बैन कर दिया था, मना किया था। स्त्रियों को, पीरों तथा संतों को मजार पर जाने पर रोक लगाया था सिकंदर लोदी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी 3 युद्ध लड़े, इसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहला युद्ध जो लड़े वह तराइन का युद्ध 1191 में लड़े। पहला तराइन का युद्ध 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान से लड़े, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। फिर दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तीसरा युद्ध ये लड़ा चंदावर का युद्ध, यह लड़ा 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। ये मोहम्मद गौरी से रिलेटेड पूछा जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको पागल, सनकी, रक्त पिपासु, ये सब नाम से, स्वप्नशील, ये सब नाम से संबोधित किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, इन्हीं के दरबार में इब्न बतूता आया था मोरक्को से। इब्न बतूता जो कि रहला पुस्तक को लिखा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना राजधानी दिल्ली से बदल करके देवगिरी कर दिया, और जिसका कि नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया। इन्होंने मुद्रा में कुछ बदलाव लाया, अपने राज्य की मुद्रा में कुछ बदलाव लाया। अपने शासनकाल में इन्होंने कांसा और तांबा का सिक्का चलवाया। ठीक, और उसका मूल्य जो है चांदी के सिक्का के मूल्य के बराबर कर दिया। इन्होंने टैक्स लगाया दाऊद क्षेत्र में, जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र था, वहां भी टैक्स लगाया। ये सब काम इसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाकी टोपड़ा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख जो दिल्ली लाए वह फिरोज शाह तुगलक, भी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है जो मुगल काल में युद्ध हुआ है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? यह 1529 ईस्वी में है, 1529 में। ठीक है, उसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, 1527 में। फिर है चौसा का युद्ध 1539 में, यह लड़ा गया। ठीक, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध जो है यह 1658 में। तो कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर में 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्या है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा का संबंध जो है यह है मराठा भूराजस्व से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई है, यह डचों के द्वारा, ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा, क्या है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? फिर से सुनिए क्वेश्चन। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी बदले में मुझे पत्थर मिला?
तो ये कहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। तो मैंने रोटी मांगी थी, बदले मुझे पत्थर मिला, ये गांधी जी ने कब कहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो फांसी दी गई थी, या खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का संबंध जो था यह अहमदनगर से था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस वर्ष दादाभाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो दादाभाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे 1892 ईस्वी में। ये इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है वह है कंबन। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन जो किए थे, यह किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, देखते हैं इन्होंने कौन से पत्रिका का संपादन किए हैं। हिंदू पत्रिका का संपादन किए हैं जीएस अय्यर, और स्वदेश मित्रम का, स्वदेश मित्रम याद रखिएगा, स्वदेश मित्रम के पत्रिका के संपादन किए हैं जीएस अय्यर। उसके बाद नीचे दिया है मोतीलाल नेहरू, तो इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादन किए हैं मोतीलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका के जवाहरलाल नेहरू। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में और सब है, जैसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली ही है। अगला क्या है? कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध जो है ये राजस्थान से है। राजस्थान, कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से कालबेलिया, पनिहारी, झूमर, घूमर, ये सब याद रखिएगा। क्या? कालबेलिया, पनिहारी, झूमर, घूमर, कठपुतली, ये सब राजस्थान से याद रखिएगा। उसके ऊपर गुजरात दिया हुआ है। गुजरात का गरबा, डांडिया, रासलीला, भवई, ये सब गुजरात का है। फिर छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, याद रखिएगा। क्या? पंडवानी, कर्मा, डागला, टपाली, गौड़ी, ये सब छत्तीसगढ़ का है। और पंजाब का क्या सब है? भांगड़ा, गिद्धा, डफ, ये सब पंजाब का है। कालबेलिया राजस्थान का। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी 1917 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम की गई थी 1946 ईस्वी में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर के फादर, मतलब फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। क्या है? आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। क्या सब शामिल किया जाता है आर्थिक समृद्धि में? तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। आर्थिक बढ़ने में क्या है? राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। ठीक है। उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को भी शामिल किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद को भी आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय तो रहेगा ही, ये भी होगा। उसका दिया है पूंजी स्तर में सुधार, ये नहीं होगा आर्थिक समृद्धि में। तो 1, 2 और 3 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। ठीक, 1, 2, 3 किस में? बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित था? तो यह था 8वीं पंचवर्षीय योजना। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? भारत में सीमांत कृषि भूमि का जोत का आकार है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। तो 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? चलिए आगे करते हैं थोड़ा। क्या है? निम्न में कौन सा केंद्र सरकार, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्या है? निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ऐसा कौन सा टैक्स है, कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा एकत्र या आवंटित किया जाता है लेकिन लगाया जाता है
केंद्र सरकार के द्वारा। यह ऐसा कौन सा कर है? तो स्टाम्प कर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो जो एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है वह क्या है? तो ब्याज दर जो है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं हुए हैं? क्या देखना है? जो शामिल नहीं हुए ब्रिक्स समूह में वह कौन सा है? तो इसमें देख लेते हैं, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, ये सब सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, शामिल हुए हैं, लेकिन अर्जेंटीना जो है यह शामिल नहीं हुए हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी। याद रखिएगा 5 नए देश कौन सा है? ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ये सब ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, लेकिन अर्जेंटीना नहीं हुए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, 24वां नंबर क्या है? निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो ऐसा कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश है जो सभी ग्लेशियरों को, जो अपना सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है वेनेजुएला, ए इसका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना जो किया गया यह केरल में किया गया, सी इसका उत्तर है। ये सभी करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो। चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो नया लोकपाल नियुक्त किया गया, लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह है अजय माणिकराव खानविलकर। क्या है? अजय माणिकराव खानविलकर, ये नए लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 2024 में। चलिए अगला देख लेते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो ये है 25.17%, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया? यह किया गया 58,900 करोड़, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 31वां नंबर, क्या है? हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। क्या? हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है? हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो उसे कौन से संस्थान? DRDO के द्वारा विकसित किया गया, बी इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। तो 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है? तो पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो बना है यह बना है कोझिकोड, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? तो ईशान पहल की शुरुआत किया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ईशान पहल की शुरुआत की है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां नंबर, क्या है? हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर पद पर रहे हुए थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो ये कब रहे थे RBI के गवर्नर? यह रहे थे 1982 से 85 तक, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मेमत का प्रचालन शुरू हुआ है? तो मेमत का प्रचालन जो शुरू हुआ है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज का, यह किया गया है आइसलैंड में, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य बना है यह कौन सा देश है? स्पेन है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है? वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा? तो राष्ट्रपति हॉल के
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल करके रखा है गणतंत्र मंडप, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? क्या है भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो यह गुजरात में की गई, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत की ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव को कम करने के लिए, यह कौन सा है? कर्नाटक राज्य है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते, क्या है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ थे शरद कमल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन, क्या है स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? क्या है स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मनु भाकर, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन, क्या है 43वां नंबर क्वेश्चन, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पूजा फूल तोड़ रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमको देखना घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व है, अश्व नहीं लिखा हुआ है, अश्व लिखा हुआ है, यही होगा ए नंबर उत्तर, ठीक है। बाकी तुरंग, सैंधव, घोटक ये सब क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देख लेते हैं, क्या है अश्व जो है यह अश्व होता है, क्या होता है हम यहाँ लिख देते हैं, अश्व होता है घोड़ा का, और तालब स्वर संयुक्त अश्व होता है, यहाँ लिखा हुआ है अस्म, व की जगह माँ लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। बाकी तुरंग, घोटक और सैंधव ये सब पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो हमको देखना है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं क्या सब लिखा हुआ है। यहाँ आषाढ़ लिखा हुआ है, तो यही सबसे पहले गलत है, यहाँ मूर्धन्त स्व होगा, दंत स्व नहीं होगा, क्या होगा आषाढ़, ऐसे लिखा जाता है आषाढ़, ठीक है, ये होगा आषाढ़, यहाँ लिखा हुआ है गलत, तो यही हमारा उत्तर होगा, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम जहाँ कह रहा है तो यहाँ संबोधन किया जा रहा है, तो यहाँ होगा संबोधन कारक, सी नंबर इसका उत्तर। अगला देखते हैं 47वां नंबर, क्या है निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? जो कर्मधारय समास का उदाहरण है वह है श्वेत पत्र, ठीक है, सादा पत्र, श्वेत पत्र, ये क्या है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, क्या है डायरेक्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक, ठीक है। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल, क्या है ईच डे प्राइस ऑफ गोल्ड विल फ्लक्चुएट ऑन मार्केट, मतलब क्या आता है ऊपर नीचे हो रहा है हर एक दिन गोल्ड का कीमत, तो फ्लक्चुएट कर रहा है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते, क्या है डैश एजुकेशन नीड टू, क्या है डैश एजुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होगा अ फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स, तो अ फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स। देखिए ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, अगर रेलवे स्टेशन के पास क्वार्टर रहेगा तो इस तरह का आवाज़ आते ही रहेगा, ठीक है, तो इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या होगा अ फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स एंड वेराइटी ऑफ इच सब्जेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, क्या है फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। जो फॉर्मली पुट करता है इन सिस्टम और प्रैक्टिस करता है इंस्टीट्यूशन में, तो उसको क्या कहते हैं, ये एबॉलिश कहते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब फॉर्मली पुट एन एंड, खत्म कर देता है कोई सिस्टम का, प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन को, उसको एबॉलिश कहते हैं। तो एबॉलिश मतलब ये होता है कोई भी चीज़ को खत्म करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है जूट के रेशे के सामने का निर्माण, क्या जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो जूट के रेशों से जो सामान का निर्माण करता है उसमें भारत का विश्व में पहला स्थान है, जूट का सामान सबसे ज़्यादा विश्व में भारत में बनता है, पहला स्थान भारत का है। अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन, क्या है विश्व में सबसे अधिक थोड़ियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो विश्व में सबसे अधिक थोड़ियम का भंडार जो है यह केरल में है, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53वां नंबर, क्या है
सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो ग्रह है वह है हमारा बुध। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54वां नंबर। तो 54वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या है ये सब कुछ ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पृथ्वी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। क्या है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने से बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। क्या है? अगर भूकंपीय तरंग जो है जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है? भूकंपीय तरंग बढ़ जाता है। अगला देख लेते हैं, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने से घट जाता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक में बढ़ता है, अगर अधिक घनत्व वाला में जाएगा तो बढ़ेगा, कम वाले में जाएगा तो घटेगा। या तो केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग को गुजर सकती है। बिल्कुल सही है। इनमें से सभी कथन सत्य है। फिर से कथन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर बढ़ जाता है। सही है। कहते हैं सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर घट जाता है। बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों एक दूसरे को उल्टा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ठीक है। क्या है? केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी सही होगा। डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देख लेते। क्या है? तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तुगेला जलप्रपात जो है यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते। क्या है? पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के ताप को बढ़ाए रखने के लिए जो उत्तरदायी है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो यह होती है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं। क्या है? मध्य एशिया क्या है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया में स्टेपी के क्षेत्र हैं जहां निवासियों द्वारा पशु के खाल से निर्मित अस्थायी मानव आवास जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यूर्त कहा जाता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण अभ्यारण्य जो है यह प्रसिद्ध है जंगली गधा के लिए। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्या है? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो यह किया जाता है व्हिटली पुरस्कार को। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल के संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो गवर्नर जनरल को एक ही बजट तैयार करने का प्रावधान दिया गया पूरा देश के लिए। यह 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया जो कि पूरा देश के लिए एक ही बजट तैयार किया जाएगा? क्योंकि 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के समय में ही जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसीलिए इस समय परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दिया गया जो गवर्नर जनरल अब पूरे देश का बजट एक साथ तैयार करेगा। सी इसका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 62वां नंबर। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में क्या है? संविधान सभा के प्रमुख समिति दिया हुआ है और उसके अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। तो इसमें प्रमुख समिति क्या है? प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रक्रिया की समिति के अध्यक्ष जो थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है? संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सब के बारे में देख लें, जैसे भीमराव अंबेडकर दिया हुआ है, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, यह संविधान संघीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया हुआ है, यह क्या चीज से संबंधित है? अल्पसंख्यक संबंधी के परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख नहीं लिए, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है भारतीय संविधान में, क्या है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार की है देख लेते हैं। न्याय जो है वह 3 प्रकार की है, ठीक, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की और 2 प्रकार की समानता, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा 3 तरह की न्याय क्या सब है? तो न्याय में 3 तरह का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद पूछा जाएगा स्वतंत्रता 5 तरह का कौन सब है? तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। और समानता 2 तरह का पूछा जाएगा, तो कौन सा 2 तरह का? प्रतिष्ठा और अवसर का समानता, ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण एवं अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जैसे ही अगर वित्तीय आपात से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका मारिएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में। प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो विधि है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और वित्तीय आपात का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद दिया हुआ है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन से रिलेटेड देख लेते हैं क्या है? संसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देख लेते हैं फ्रांस के संविधान से क्या सब लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दिया हुआ है नीचे जापान के संविधान से क्या लिया, फिर क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। बाकी आपात कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? क्या है? संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सब अनुसूची के बारे में देख लेते हैं जो इसमें उल्लेखित है, बाकी सब तो अभी नहीं बोल पाएंगे, बस इसमें जो भी उल्लेखित है वो हम देख लेते हैं। जैसे चौथी अनुसूची के बारे में बताया गया है, तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है राज्य तथा संघीय क्षेत्र में क्या है? राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? राज्य तथा संघीय क्षेत्र जो है इसमें राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होगा उसके विवरण के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। 5वीं अनुसूची तो हम लोग देख ही लिए। अनुसूचित क्षेत्र क्या है? अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन का नियंत्रण जो है यह 5वीं अनुसूची में बताया गया, यह हमारा उत्तर होगा। 6ठी अनुसूची में बताया गया है जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कुछ राज्य को बताया का नाम दिया गया है। कौन सा राज्य है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया 6ठी अनुसूची में। अगर नाम याद नहीं रहेगा तो एक छोटा सा ट्रिक याद कीजिएगा, ATM याद रखिएगा। क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये याद रखिएगा राज्य 6ठी अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? इसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो जिस तरह से 3 सूची बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, संवर्ती सूची में 52 विषय है, ये सब 7वीं अनुसूची में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66वां नंबर। 66वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है। तो देखते हैं किसमें है, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 350 क में। 350 क में यह बताया गया है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाएगा वह मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 351 नंबर अनुच्छेद देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें हिंदी भाषा का, हिंदी का प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 21 क दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 क में जो बताया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा हो, यह अनुच्छेद 21 क में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सही पोषण मिलना चाहिए और 6 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष तक उसको फ्री एजुकेशन मतलब फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए, अनुच्छेद 45 में ऐसा बताया गया। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख अनुच्छेद 350 कौन बताएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो टोटल 34 है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विधानसभा के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले दिया हुआ है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या है, साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बट जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है, बिल्कुल सही है। अगर साधारणतया विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह मत नहीं देते हैं, अपना वोट नहीं देते हैं कोई भी चीज में, ठीक है। अगर कोई भी चीज को लेकर के मत बराबर हो जाता है, वोट बराबर हो जाता है, बराबर में बट जाता है, तो वो निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। कौन? विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देख लेते हैं क्या है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। अगला देख लेते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्ष में की गई थी? क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में की गई थी? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई थी प्रथम बैठक किसके, अंतर्राज्यीय परिषद की, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। तो 70वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संविधान संशोधन से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी 99वां संविधान संशोधन, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सौर विकिरण मापक उपकरण को जो कहा जाता है यह एंटीनोमीटर कहा जाता है, ये हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगर सूर्य का विकिरण मापक जो होता है वो उपकरण एंटीनोमीटर कहलाता है। उसके बाद दिया हुआ है क्या चीज़ का, एटमोमीटर है। तो एटमोमीटर क्या करता है, जो गीली सतह से पानी की वाष्पीकरण को जो मापता है उसको एटमोमीटर कहते हैं। एटमोमीटर किसको कहते हैं, जो गीली सतह से पानी के वाष्पीकरण को मापता है उसको एटमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर क्या कहलाता है, हवा की शक्ति या हवा की गति को मापने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं। सौर विकिरण मापक उपकरण को कहते हैं एंटीनोमीटर, ये हो जाएगा ए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन सुनिएगा फिर से ध्यान से, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। क्या है, एक तीक्ष्ण वृत्तकार मतलब एक तीक्ष्ण वृत्तकार है, ठीक है, शार्प वृत्त है, ठीक है, पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें, देख लेते हैं। अगर कोई भी मोड़ पे बहुत तेजी से मोड़ लेता है, गाड़ी टर्न लेता है, तो क्या बाहरी पहिए उल्टेगा? बिल्कुल उल्टेगा बाहरी पहिए, ठीक है। उसके बाद बाहरी पहिए कभी नहीं उल्टेगा, क्योंकि अगर इस तरह से बना हुआ है तो हमेशा फोर्स इस साइड में लगेगा, जो अंदर का पहिया होगा वो उठेगा, अंदर का पहिया उठेगा। तो जो पहला कथन है यही सत्य नहीं है, गलत है, क्योंकि बाहरी पहिया पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, वो कभी नहीं उल्टेगा। तो यहाँ कौन कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन सत्य नहीं है। उसके बाद अंदर की तरफ फिसलेगा, बिल्कुल नहीं अंदर की तरफ फिसलेगा। जब भी इस तरह के मूवमेंट में इधर आगे बढ़ेगा उसका फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो वो फिसलेगा बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। तो दूसरा भी कथन असत्य है। क्या कहता है, अंदर की पहिए उल्टेगा? बिल्कुल हाँ, उल्टेगा अंदर के पहिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स
बाहर के पहिए की तरफ बल लगेगा तो अंदर का पहिया उल्टेगा आगे, और बाहर की तरफ फिसलेगा क्योंकि बल बाहर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो 1 और 2 यही दोनों जो है निम्नलिखित कथन गलत है या असत्य है, सही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो प्रकाश के रंग का निर्धारण जो होता है यह होता है तरंगदैर्घ्य से, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर जो प्रभाव पड़ता है वह भी बढ़ता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 75वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, क्या है, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? तो क्या कहता है, विद्यालय में 2 बल्ब लगा हुआ है, जिसमें एक जो है ज़्यादा प्रकाश देता है दूसरे से। तो इससे संबंध में देखते हैं कौन-सा कथन सत्य है, हमको ये देखना है। क्या है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, यही सही है। ठीक है, जो कम प्रकाश वाला होगा उसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा, यही सत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, अति लघु अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान महत्वपूर्ण है? तो यह जगदीश चंद्र बसु का है, डी इसका उत्तर हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वह देख लेते हैं क्या है, इसमें इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये कथन गलत है, ये नहीं होगा। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल का नहीं किया जाता है, हमारा आंसर यही होगा। क्या है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस कह रहा है, यहाँ अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस लगेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। बाकी ये सब जो कथन दिया हुआ है बी नंबर, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही है। निकट से पिंडों की प्रतिबिंब रेटिना पीछे फोकस होता है, बिल्कुल सही। ये सब कथन जो दिया हुआ है ये सब सही है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है ये कथन असत्य है, तो यही हमारा उत्तर होगा क्योंकि क्वेश्चन में असत्य कथन पूछ रहा है। अगला देख लेते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो जो परमाणु होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उसको समस्थानिक कहते हैं, ए इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो क्यूप्राइट किस धातु तत्व का अयस्क है? तो यह कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ औद्योगिक प्रक्रम और दूसरी तरफ किस उद्योग से संबंधित है? तो औद्योगिक प्रक्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले भंजक दिया हुआ है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है, तो एक का क्यू हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है प्रगलन, प्रगलन जो है ये ताम्र से है, तो इसका हो जाएगा R2 का। ठीक है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण जो है यह जुड़ा हुआ है क्या चीज से, खाद्य वसा से, इसका S हो जाएगा। उसका दिया है वल्कीकरण, यह रबर से जुड़ा हुआ है, इसका P हो जाएगा। तो QRSP ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो कठोर पीने के लिए तो नहीं किया जाता है कठोर जल का प्रयोग, ठीक है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं किया जाता है, फसल की सिंचाई के लिए, तो इनमें से सभी है जिसमें किसी के लिए नहीं किया जाता है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, अगला है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो कीटभक्षी पौधे जो मृदा में उगते हैं उस तत्व उसमें क्या चीज़ की कमी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है ये देखना है। तो एथिलीन का प्रयोग फल को पकाने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, मस्टर्ड गैस बिल्कुल सही है। उसका क्या है, कार्बाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में इसमें नहीं किया जाता है एथिलीन का प्रयोग, डी हमारा उत्तर हो जाए। क्या है, कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है एथिलीन का प्रयोग। 84वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है इसका क्या होता है, पॉलीएमाइड का, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए जो उपयुक्त है
ये कौन सा है? जेली बनाने के लिए अमरूद बहुत ही उपयुक्त फल है, सर्वाधिक उपयुक्त फल है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 86वां नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये देख लिए? नहीं देखना है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है? गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। बिल्कुल ये सही है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्या है? अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है। बिल्कुल सही है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है। क्या है? उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, ये भी सही है। हमको क्या देखना है कौन सा सही नहीं है। क्या है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। ये कथन गलत है। तो सभी इकाइनोडर्म जो होता है वो सजीव प्रजक नहीं होते हैं, डी हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। तो जो जहरीले विषदंत होते हैं वह क्या चीज के रूपांतरित होते हैं? यह जाविका दंत के होते हैं, सॉरी जंभिका दंत के होते हैं। ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह राइबोसोम तथा अंतःद्रवी जलिका के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल, क्या है? नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऐसा कौन सा फसल है जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो यह जो है हो जाएगा धान, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है धान। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है? दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो दांतों पर जो जमी परतें होती हैं वह किसकी बनी होती है? जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया के होते हैं। ये डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भोजन कण दिया है, धूल दिया हुआ है, धूल तो होगा नहीं। ठीक है, धूल हट जाता है। केवल भोजन कण केवल नहीं होते हैं, उसके साथ में थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया सब होता है। डी हमारा उत्तर हो जाएगा। 91वां नंबर देख लेते हैं। क्या है? सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सामान्य मानव के संदर्भ में कौन कौन क्या चीज पे विचार करना है देख लेते हैं। क्या है? HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से क्या है? सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र एवं रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। ये भी सही है। क्या है? वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र एवं एंटेरोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों कथन सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन कथन सत्य है, तो दोनों सत्य है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है? मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होती है? तो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां जो होती है वो किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B12 के कमी से होती है। ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित है? तो हार्ट अटैक से जो संबंधित देख लेते हैं। पसीना एवं जी मचलना, बिल्कुल सही है। इसके ये भी इसका लक्षण होता है जब हार्ट अटैक का। सीने में दर्द, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। क्या कहते हैं? बाह में दर्द एवं झंझनाहट, बिल्कुल ये भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी ये जो लक्षण दिया हुआ है ये सब हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित है। ठीक है, 94 नंबर देख लेते क्या है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है स्रावित होता है किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा होता है। इसका ए उत्तर हो जाएगा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।